गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मेरे सभी शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं जिस बिंदु पर आपको फोकस करने जा रहा हूँ, आपको ले जाना चाहता हूँ, वह है वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य जो कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बाद सबसे विशाल साम्राज्य बना। इसीलिए हम लोग इतिहास में इस साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न इस वर्धन साम्राज्य के विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह विशाल साम्राज्य 515 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक चला और इसमें जो प्रमुख शासक आए उनके नाम आपके सामने क्रमवार इस प्रकार लिखे हुए हैं। इसमें पहला है पुष्यभूति। इन्हीं के नाम से इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, लेकिन इसको वर्धन साम्राज्य के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। पुष्यभूति ने 515 ईस्वी से लेकर के 532 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद उनके पुत्र नरवर्धन ने 532 ईस्वी से लेकर के 545 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आए उनके पुत्र राज्यवर्धन, जिन्होंने 545 ईस्वी से लेकर के 565 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद उनके पुत्र आदित्यवर्धन, जिन्होंने 565 ईस्वी से लेकर के 580 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद जो वर्धन साम्राज्य के जो विस्तार बढ़ा, उस विस्तार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदित्यवर्धन के पुत्र प्रभाकर वर्धन ने, जो एक यशस्वी और साहसी शासक हुए हैं और जिन्होंने 580 से लेकर के 605 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन, उनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और उनसे छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन का समयकाल बहुत कम रहा, शासनकाल बहुत कम रहा। उन्होंने मात्र 1 साल शासन किया, 605 ईस्वी से लेकर के 606 ईस्वी तक। और उसके बाद उनके छोटे भाई हर्षवर्धन ने, यानी कि राज्यवर्धन के जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली, उत्तराधिकार संभाला और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य जो कि गुप्त साम्राज्य के बाद अगला विशाल साम्राज्य कहलाया, उसका निर्माण किया, जिसको दुनिया इतिहास में वर्धन साम्राज्य के नाम से जानती है। तो आइए चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ जो आपके सामने हैं। वर्धन वंश की जानकारी देने वाले जो प्रमुख स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। उनमें वर्धन वंश के संबंध में अधिकतर जो जानकारी मिलती है वो महाकवि, प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट द्वारा कृत हर्षचरित्रम में मिलती है। और इसके अलावा चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे, उन्होंने या उनका जो यात्रा विवरण था उनके माध्यम से जानकारी वर्धन साम्राज्य के बारे में प्राप्त होती है। इसके अलावा मधुबन पत्र अभिलेख जो कि 631 ईस्वी का बना है। इसके अलावा सोनीपत अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख के द्वारा भी वर्धन साम्राज्य या वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि एवं शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। वह ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता था। यहाँ पे देखिएगा, एक चित्र के माध्यम से आपके सामने बाणभट्ट का एक छोटी सी तस्वीर आप देख सकते हैं। बाणभट्ट की रचना जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हर्षचरित्र, का जो अंग्रेजी अनुवाद किया वो कावेल एवं थॉमस ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और अक्सर जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रसिद्ध रचना और आती है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, वह उसका नाम है कादम्बरी, और इसके ऊपर एक नाटक भी बना हुआ है। इसके अलावा वेनसांग ने 630 ईस्वी से लेकर के 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसे शाक्य मुनि, नीति का पंडित
तथा यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यानी कि ये तीन जो हैं उसके ये एक उपनाम कह लीजिए, एक उपाधि कह लीजिए जो उनको दी गई, बताया गया, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेनसांग जो एक चीन यात्री था उसके ये चित्र हैं जो आप देख सकते हैं, उनकी पिक हैं ये इनको यात्रियों में राजकुमार उसको कहा गया और नीति का पंडित उसको कहा गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि वर्धन वंश के परिचय की तरफ आते हैं। जो वर्धन वंश का परिचय वो इस प्रकार है कि वर्धन वंश का प्रथम शासक पुष्यभूति, जिसके शासनकाल के बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो स्थानेश्वर, ये एक स्थान था उस टाइम में, स्थानेश्वर, जो वर्तमान में थानेश्वर या थानेसार कहलाता है, जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, वहाँ का ये प्रथम शासक था। यानी कि एक तरह से प्रारंभ में ये सारे के सारे एक सामंत के रूप में या महाराज के रूप में कार्य किया करते थे। वह स्वतंत्र रूप से एक बड़े साम्राज्य के मालिक नहीं थे। एक छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ भारत था जो गुप्त साम्राज्य के बारे में बाद में टुकड़ों में विभाजित हो गया, वहाँ का एक क्षेत्र जिसके शासक बने पुष्यभूति। इसके अलावा पुष्यभूति के पुत्र का नाम नरवर्धन था, जो वर्धन साम्राज्य का दूसरा शासक था। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि उसने 532 से लेकर के 545 ईस्वी तक शासन किया। इसके अलावा वर्धन साम्राज्य के अन्य उत्तराधिकारी राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन थे। यहाँ पर अगला बिंदु जो आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आगे चल कर के इतिहास बहुत महत्वपूर्ण करवट लेता है। वो करवट क्या है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आदित्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र प्रभाकर वर्धन वर्धन साम्राज्य के शासक बने। प्रभाकर वर्धन एक प्रतिभाशाली और योग्य शासक थे। उन्होंने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के संबंध में बताया था, जब मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, चर्चा की थी उसके बारे में, तो छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, उनके जो शासक थे वो महाराज कहलाते थे, सामंत भी कहलाते थे। इसके अलावा जो बड़े साम्राज्य हुआ करते थे उनके शासक को महाराजा धीराज कहा जाता था। तो यहाँ पर जो प्रभाकर वर्धन से पहले के जितने भी नाम आपके सामने आए हैं वो सारे के सारे महाराज या सामंत के रूप में कार्य किया करते थे, लेकिन प्रभाकर वर्धन ने अपने साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया और इसी कारण उसको महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त हुई। इसके अलावा प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था तथा उसके दो पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री भी थी। कुछ इतिहास की किताबों में इसके एक पुत्र का नाम और आता है जिसका नाम कृष्ण है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन से छोटा भाई का नाम कृष्ण के रूप में आता है। लेकिन ज़्यादातर इतिहास की किताबों में केवल राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तक का ही जिक्र होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाक्रम घटित हुआ जो जिसने हर्षवर्धन को सत्ता संभालने पर मजबूर कर दिया। वो किस प्रकार का था कि 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन ने सत्ता संभाली, किंतु वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और 606 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसने की ये दो इतिहास के साथ बारे में जान ले कि राज्यवर्धन की जो बहन थी जिसका नाम राज्यश्री था, उसका जो विवाह हुआ था वो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था, जो कान्याकुब्ज जो वर्तमान में कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि वह क्षेत्र जो वर्तमान में कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है उसका प्राचीन नाम कान्याकुब्ज था। यहाँ पे एक आप समझ लीजिएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जानकारी रखें यहाँ पे कि कन्नौज का जो प्राचीन नाम है वो कान्याकुब्ज है, जो कि जिसका शासक था मौखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा का विवाह हुआ था राज्यश्री से, और राज्यश्री जो थी वो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। तो मालवा के शासक गुप्त शासक देवगुप्त तथा बंगाल के गौड़ शासक राजा शशांक ने ग्रहवर्मा की हत्या करके उसकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया। यानी कि जो राज्यश्री थी जो कि हर्षवर्धन की बहन थी, राज्यवर्धन की बहन थी, उसकी बहन को बंदी बना लिया गया। और इसका कारण क्या था, यहाँ पे एक चीज़ को समझने का प्रयास करें कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र और उज्जैनी सांस्कृतिक नगरियाँ रही हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पाटलिपुत्र का भी उज्जैन का भी धीरे धीरे गौरव कम होता चला गया। और अगला जो केंद्र बिंदु शासन का बना
वो था कान्याकुब्ज, जिसको कन्नौज भी कहा जाता है। तो कन्नौज का शासक था मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा, और उस पर शासन करने के लिए देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक राजा शशांक ने प्लानिंग की और ग्रहवर्मा की हत्या करके उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। अब ये समाचार जब उसके भाई राज्यवर्धन ने सुना तो वह एक विशाल सेना लेकर के उसको छुड़ाने के लिए गया, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए गया, कन्नौज की तरफ बढ़ा। और जब उसने बदला भी लिया और राज्यवर्धन ने कान्याकुब्ज पर आक्रमण करके जो गुप्त सम्राट था, गुप्त शासक था देवगुप्त, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वह अपनी बहन को लेकर के वापस लौटने लगा। तो रास्ते में बंगाल के जो ब्राह्मण गौड़ शासक शशांक थे, जो राजा शशांक थे, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी और कान्याकुब्ज पर अधिकार कर लिया, यानी कि उसकी हत्या की और हत्या करके कान्याकुब्ज पर अधिकार कर लिया। और जो उसकी बहन थी राज्यश्री, उसको दोबारा बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इसका पता चलता है राजा शशांक जो था वो थोड़ा समझ राजा शशांक के बारे में। राजा शशांक कौन था कि राजा शशांक बौद्ध धर्म के प्रति कटु भाव रखता था। उसने कुशीनगर तथा वाराणसी के मध्य के सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया तथा पुस्तकों में आग लगवा दी थी। और उसने बोध गया के विश्व प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, यानी कि वो ब्राह्मण शासक था और वह बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे उससे ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था और कटुभाव उनसे रखता था। और इसी कारण से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसी कारण से वर्धन वंश के जो शासक थे वो हालांकि शिव मत से संबंध रखते थे, लेकिन हर्षवर्धन का जो संबंध था, यानी कि हर्षवर्धन जो अनुयायी थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म की तरफ को झुकाव ज़्यादा रखते थे। और उसका एक कारण अभी आगे बताऊंगा आपको क्यों ऐसा होता। तो उसने क्या किया राजा शशांक ने कि बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया और बौद्ध विहारों में आग लगवा दी। अब यहाँ पर आगे घटनाक्रम देखिएगा कि जिस समय यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था उस समय वर्धन वंश के पराक्रमी सम्राट हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष थी। जो हर्षवर्धन है उनका जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में हुआ था और 16 वर्ष की आयु उस समय थी जब उनको सत्ता संभालने का अनुरोध राज दरबारियों के द्वारा किया गया। वो बहुत दानवीर थे और थोड़ा सा उनका नेचर इस प्रकार का था जो मानवतावादी एक नेचर हुआ करता है। वो कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते थे, एक तरह से वो एक मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। तो उन्होंने शासन करने से मना कर दिया, लेकिन उनके जो राज दरबारी थे उन्होंने उनको विनम्रतापूर्वक समझाया और उन्होंने उनकी बात स्वीकार करते हुए 606 ईस्वी में सत्ता संभाली और 647 ईस्वी तक शासन किया। जिस समय उनके पिता प्रभाकर वर्धन की ज्वर पीड़ा से मृत्यु हुई, यानी कि जो मृत्यु काल था प्रभाकर वर्धन का, जो वो बुखार से जो ज्वर पीड़ा हुई, बुखार हुआ तो उससे उनकी मृत्यु हुई। तो उस समय वह अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के साथ हुणों के आक्रमण का सामना कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा ये किंग हर्षवर्धन, जिसको द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर कहा जाता है, ये इनका चित्र है। आगे देखिएगा कि प्रभाकर वर्धन की चिता के साथ ही उनकी पत्नी तथा हर्षवर्धन की माता रानी यशोमती सती हो गई। अपने राजदरबारियों के अनुरोध पर हर्षवर्धन ने स्थानेश्वर, जिसको वर्तमान में थानेश्वर कहा गया है, थानेश्वर भी कहा जाता है, उसमें उसकी सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के उपरांत अब आगे का घटनाक्रम देखिएगा कि सत्ता संभालने के बाद हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने और अपनी बहन को राजा शशांक से छुड़ाने के लिए विशाल सेना लेकर के कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। वो विशाल सेना कितनी थी यहाँ पे देखिएगा। हर्षवर्धन की विशाल सेना में 50,000 पैदल सेना, 60,000 हाथी सेना तथा 1 लाख घुड़सेना थी, यानी कि घुड़सवार सेना उसके साथ में थी। हर्षवर्धन की विशाल सेना को देख करके राजा शशांक वहाँ से भाग गया, यानी कि जो कान्याकुब्ज था जिसका वर्तमान में नाम कन्नौज है वो छोड़ करके भाग गया। और हर्षवर्धन ने अपनी बहन को सती होने से बचाया। सती होने से किस प्रकार से बचाया कि वह जब उसको बंदी बना ली गई थी तो वह मौका देख करके वहाँ से बंदी गृह से भाग गई और विंध्याचल की पहाड़ियों पर वो चली गई सती होने के लिए।
तो जब उसको पता चला कि उसकी बहन बंदी घर से भाग गई है और इस प्रकार से उधर साइड मतलब एक दिशा जो बताई गई रास्ते में उस तक हो गई है, तो वह अपने सैनिकों को वहीं कान्याकुब्ज पर छोड़ करके वह अपनी बहन को बचाने के लिए गया और उसको अपनी बहन को विंध्याचल के जो जंगल थे उन जंगलों में सती होने से बचाया। और वापस जब वह लौट कर आया कान्याकुब्ज में, तो कन्नौज के जो राज दरबारी थे उन्होंने भी यहाँ पे एक आग्रह किया। वो आग्रह क्या था कि वह कन्नौज की सत्ता को संभाले। हालांकि उन्होंने प्रारंभ में मना किया, लेकिन जब राज दरबारियों ने कहा तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार की और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो शिलादित्य की उपाधि भी उन्होंने धारण की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए और सभी के उन शिक्षकों के लिए जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी सरकारी नौकरी से वंचित हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को जाने समझें कि शिलादित्य की उपाधि उन्होंने तब धारण की जब उन्होंने कन्नौज या कान्याकुब्ज की सत्ता संभाली। और उसके बाद लगभग 6 वर्षों के बाद उसने थानेश्वर से परिवर्तित करते हुए कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी कन्नौज जो है एक जो है व्यापारिक केंद्र भी था, सांस्कृतिक केंद्र भी था, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में धीरे धीरे वह उभर रहा था, तो उसको राजधानी बनाया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार कन्नौज पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी के बाद आने वाले सम्राटों के संघर्ष का केंद्र बना। अब उन्होंने जो राज्य विस्तार किया, यानी कि केवल वो दानवीर नहीं थे, नेचर ऐसी थी जो मानवतावादी हो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रुख यहाँ पर हर्षवर्धन का देखिए कि हर्षवर्धन ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन को युद्ध में पराजित किया। यानी कि अब उसने अपने क्षेत्रों का राज्य विस्तार करना शुरू किया। वल्लभी जो नरेश क्षेत्र था, वल्लभी प्रांत जो था, उस पर उसने आक्रमण किया, ध्रुवसेन को पराजित किया और लेकिन ध्रुवसेन का पराक्रम देख करके उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया। इसी प्रकार उसने 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक निरंतर युद्ध करके पंजाब, गौड़, मिथिला, सिंध तथा उड़ीसा 5 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। 5 क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो यहाँ पर ये 5 क्षेत्र थे, पंजाब, गौड़, मिथिला, सिंध और उड़ीसा। इस प्रकार जब उसने वो सारा क्षेत्र जीत लिया तो उसको कहा गया मगध का राजा, यानी कि हर्षवर्धन को मगध का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे देखिएगा कि हर्षवर्धन के कश्मीर से कामरूप तक और नेपाल से नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यानी कि एक विशाल साम्राज्य यहाँ पर उसने स्थापित किया, इसीलिए उसको मगध का राजा कहा गया। एक यशस्वी सम्राट हर्षवर्धन को कहा गया। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण बिंदु आप ग्रहण समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे, जान रहे होंगे कि किस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन के द्वारा की गई। हर्षवर्धन के बारे में आता है कि उसने विशाल उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और नेपाल भी उसके साम्राज्य का भाग था। बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में ये तथ्य भी आता है कि उसने अपना साम्राज्य नेपाल तक बढ़ा लिया था और उसको कहा जाता था सकलो उत्तरापतनाथ, यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति। तो वहाँ पर एक ये उपाधि भी यहाँ पर उसको प्रदान की गई जिसको कहा गया सकलोत्तरापथनाथ, यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति। यहाँ पे आगे देखिएगा कि हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर भी रुख किया किंतु नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के साथ हुए भीषण युद्ध में पराजित हुआ। यह उसकी पहली हार थी। इससे पहले यानी कि पहली भी हार यही थी और अंतिम भी हार यही थी। तो यहाँ पर उसने पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में पराजित हुआ। यानी कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो यह थी कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों तक कर दे, नर्मदा नदी को पार करके वो दक्षिणी क्षेत्रों तक अपने राज्य का विस्तार कर ले, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। हर्षवर्धन ने फारस तथा चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपने दूत चीन भेजे। यानी कि चीन से हमारे भारत का प्राचीन संबंध रहा है, चाहे वह मौर्य काल में हो, चाहे गुप्त काल में हो और चाहे वह वर्धन साम्राज्य में हो। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने अपने दूत भेजे और 643 और 646 में ईस्वी में चीन से भी भारत में दूत आए। अब यहाँ पर देखिएगा हर्षवर्धन की धार्मिक स्वभाव
हर्षवर्धन का धार्मिक स्वभाव और उसकी दानशीलता किस प्रकार की थी। कि हर्षवर्धन केवल पराक्रमी सम्राट ही नहीं था, बल्कि वह विद्वान तथा दानवीर शासक था। उसकी तुलना इतिहास में महान अशोक तथा चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त से की जाती है। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक रत्नावली, यानी कि वह विद्वान था, साहित्य प्रेमी था, साहित्यकार था, तो उसने नाटक लिखे रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका। ये आपके लिए जो जरूरी है कि आप इन तीनों बिंदुओं को अच्छी तरह जान लें कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, 3 रचनाएं लिखी, जिनका नाम था रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका। इसके अलावा एक और चीनी यात्री जो भारत आया था, उसका नाम था इत सिंह। उसने भारत में 672 ईस्वी से 688 ईस्वी के मध्य में वह भारत में रहा और उसने हर्ष के बारे में लिखा कि वह एक साहित्यिक व्यक्ति था। यहाँ पर देखिएगा, उसने उड़ीसा में महायान बौद्ध सभा का आयोजन किया। उसने नालंदा से बौद्ध विद्वानों को बुलाया। वह प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। छठे आयोजन में लगभग 5 लाख लोगों ने और 28 राजाओं ने इस महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता चलूँ कि जितने भी वर्धन वंश के शासक आए वो सभी भगवान शिव की और सूर्य की पूजा क्या करते थे, शिव मत से उनका संबंध था। किंतु यहाँ पर हर्षवर्धन भी अपने प्रारंभिक समय में शिव मत को ही माना करते थे, उनके ही अनुयायी थे। लेकिन जब वह हर्षवर्धन से मिले, हर्षवर्धन एक प्रकांड पंडित था, वाद विवाद क्या करता था, दरबारों में उसके वाद विवाद बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो उनके कारण उसके वाद विवाद और चटुकारिता को देख करके, एक तरह से पटुकारिता को देख करके उसके तरफ को हर्षवर्धन का धीरे धीरे झुकाव होने लगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया और वह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को जानने की कोशिश करने लगा। उनको ग्रहण भी किया और 5 वर्षों के संचित धन को दिन धर्म में व्यय कर दिया। यानी कि जो राजस्व उसको प्राप्त हुआ करता था, वो सारा राजस्व वह धीरे धीरे वो लोगों को दान करने लगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्राचीन वैभववादी चित्र है जो वो एक ऊपर से लिया गया है, और दूसरा साइड में चित्र जो है वो जीना, यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जहाँ पर जो बड़े बड़े लोग, यानी कि एक तरह से विदेशी लोग, विद्वान लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर अध्ययन कार्य करने के लिए आया करते थे। और इसके अंदर प्रकांड पंडित भी थे और बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है उसके जानकार थे, यहाँ पर आते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, यहाँ से किताबें ले जाया करते थे। तो यहाँ ये एक महान विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है जो आपके सामने है। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में कहा गया कि पृथ्वी का विजेता, यानी कि हर्षवर्धन को पृथ्वी का विजेता और स्वामी श्री शिलादित्य स्वर्ग को विजित करता है। ये जो वाक्य है ये उसके सिक्कों पर अंकित मिलता है। इसके अलावा जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंद में लिखा है कि हर्ष कालिदास और भास की भांति महाकवि था। यानी कि हर्ष भी साहित्यकार, जैसे मैंने आपको बताया कि साहित्यकार था और वह रचनाएं लिखा करता था, नाटककार भी था, तो वह उसकी तुलना की गई यहाँ पर कालिदास और भास के साथ में। इसके अलावा हर्षवर्धन था, उनके दरबार में बाणभट्ट और वेनसांग के अतिरिक्त मयूर तथा दिवाकर जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी उसकी शोभा बढ़ाते थे, यानी कि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा आगे देखिएगा कि दानशीलता में हर्ष को भारत का हातिम कहा जाता है। उसे भारतीय इतिहास का युग प्रवर्तक भी माना जाता है और हर्षवर्धन के पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु वह स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था। यानी कि वेनसांग के बाद में जब वह वेनसांग से मिला तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध वो किस प्रकार का था, कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा कि हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित था। यानी कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा निरंकुश भी हुआ जाए। दानशील था वो, मानवतावादी था, लेकिन थोड़ा सा निरंकुश होना भी शासन चलाने के लिए जरूरी है, जो उसके अंदर वो गुण था। और साथ साथ गणतंत्रीय सिद्धांतों पर भी उसका शासन
आधारित था। इसके अलावा हर्ष के शासनकाल में दंड विधान अधिक कठोर नहीं थे। कठोर अपराध की स्थिति में नाक या कान काटकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था और नगर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। कर जो उस टाइम में लगता था राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, वह कर 3 प्रकार का था। एक था भूमि कर, दूसरा था हरिण्य जो कृषि व व्यापार कर था, तथा तीसरा था कृषि कर जो कि कुल उपज का 6वां भाग लिया जाता था। इसके अलावा बाणभट्ट कृत हरिश्चरित्र में प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि जो ग्राम थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रधान ग्रामाक्ष पाटलिक कहा जाता था। हर्ष के काल में पुलिसकर्मियों को भाट या चाट कहा जाता था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर कि उस समय के पुलिसकर्मियों का क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था भाट या चाट। हर्षवर्धन के काल में अश्व सेना के प्रधान को वरहदेश्वर, पैदल सेना के प्रधान को बलाधिकृत महाबलाधिकृत तथा गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। और अंत में 2 बिंदुओं के साथ में ये लेक्चर पूरा होगा कि हर्ष के शासनकाल में सूती वस्त्रों के उद्योग के रूप में मथुरा बेहद प्रसिद्ध केंद्र रहा है, यानी कि जहाँ पर सूती वस्त्रों का केंद्र था वो था मथुरा। और इसके अलावा हर्षचरित नामक रचना में हर्षवर्धन के समय में सिंचाई हेतु तुला यंत्र, जिसको जल पंप भी कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है, यानी कि उसके समय में जो सिंचाई कार्य किए जाते थे वो जल पंप के माध्यम से किए जाते थे। तो यहाँ आपके सामने एक वो साम्राज्य है जिसको विभिन्न लगभग 60 बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं को आप मात्र 5 बार 5 दिन के अंतराल पर देखेंगे, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुट जाएंगे। तो मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस लेक्चर को यहीं पूरा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरे इस लेक्चर को आप ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आए, मेरे वीडियोज़ जो आपके पास तक पहुंच रहे हैं आपको पसंद आए, तो मेरे इस चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।